Okay, so hi guys, this is Roshan here, and I just want you to subscribe to TS channel and अभिषेक अंकित श्रीवास्तव जी को आप मिलिए जिनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। लव यू। अच्छा, क्या कहीं कहीं ना कहीं समाज में ऐसा फेस हुआ कि मान लीजिए पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं इसलिए एक्टिंग नहीं लगा पाए, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट था जिससे आपको फेयर 11th 12th में लगा मुझे ऐसा लगा कि मैथ से बकवास ही सब्जेक्ट नहीं है। आपको पूछा मराठी आती है नहीं? हाँ अभी तक तो नहीं। मैं कहते हाँ आती है ना, आता बाजू सटक ली अभी जाए इधर से। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल का ट्रेंड आप देख रहे हैं, कोई ड्रम में बढ़ रहा है, कोई बाइक ले रहा है, कोई मेघालय ले जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तो बहुत फेमस हाँ ये तो मैंने उसको ज्ञान दिया था ना कि प्यार दोस्ती अगर सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। आप देख रहे हैं टीएस पॉडकास्ट और आज हमारे साथ एक वो फेम मौजूद है जिसको आप गुटरगू 2 और गुटरगू 3 में देख चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको आप अमित भैया के नाम से जानते हैं। अमित भैया वो कैरेक्टर जिन्होंने पॉजिटिव रोल किया है गुटरगू 2 एंड 3 में। तो आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ के रहने वाले अमित भैया और नवनीत श्रीवास्तव की कैसे रही लखनऊ से बॉलीवुड की जर्नी। नवनीत जी, आपका बहुत स्वागत है टीएस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पहले तो इनवाइट करने के लिए आपका। जी जी, थैंक यू। और आई थिंक मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, लाइक लखनऊ से गुटरगू तक की, क्योंकि ऐसा है कि शुरुआत जो मेरी पैदाइश है वो लखनऊ की है। मैं लखनऊ में पैदा हुआ, फिर उसके बाद स्टडीज़ भी यहाँ हुई मेरी, फिर गाज़ियाबाद में हुई, फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीट की, फिर उसके बाद वापस गाज़ियाबाद, फिर दिल्ली गया मैं, वहाँ पे अपना थिएटर वगैरह मैंने किया शुरू। तो ये जो लखनऊ से बॉलीवुड तक का सफर है, तो पहले तो हमें ये बताइए कि बॉलीवुड जब आप पहुंचे, जब आपने ये डिसीजन बनाया कि अब बॉलीवुड में जाना है, तो किस तरीके का घर में रिएक्शन था? क्या चाहते थे कि आप बने, घर वाले क्या चाहते थे और आप क्या चाहते थे कि आप बने? मतलब ये ऐसा सडन डिसीजन नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे जब मैं बचपन में टीवी या कुछ शोज देखता था तो मन में कहीं रहता था कि हाँ ये करना है, कि जैसे अगर कोई टीवी शो आ रहा था तो समहाउ उसकी तरह रेडी होके आ जाते थे, कि जैसे छप्पर फाड़ के एक आता था गोविंदा का शो, जब वो शुरू होता तो मैं भी साथ में रेडी वेडी होके आ जाता था, जैसे वो बात करना उस तरीके से इमिटेट करता था, बात करने की कोशिश करता था वैसा। तो उन लोग को भी मजा आता था क्योंकि बचपना है, बच्चे हैं, छोटे हैं, करते हैं तो अच्छा लगता है उन लोग को भी। तो वो था कि भाई करो, तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा है करो। फिर जैसे जैसे बड़े हुए धीरे धीरे तो मेरा इंटरेस्ट और आने लगा कि यार मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, कि ये चीज़ जो है शायद मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ पे मुझे वो करना था। फिर ये हुआ कि इसके बारे में और जानूं सीखूं क्या होता है, बट वो बहुत आगे वाले लेवल पे। इससे पहले ये था कि बस बनना है, ये नहीं पता कैसे क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस बनना है इतना पता था। और फिर जब बड़े हुए तो अपना आई थिंक 10th में या 12th में स्कूल में मैंने मिमिक्री की थी, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर डांस वांस करते रहते थे तो लोगों को भी अच्छा लगा। तो जब आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हो, तो समहाउ आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि यार अगर इतने लोग को अच्छा लग रहा है तो शायद अगर मैं करूँगा तो और अच्छा लगेगा मेरा काम लोगों को। तो वो समहाउ मेरे बैक ऑफ द हेड चलता रहता था। फिर भाई लोग के साथ भी ऐसे डिस्कशन होता था, बात करते थे, तो उनको भी लगा हाँ करो ना, अच्छी चीज़ है। फिर धीरे धीरे करके पेरेंट्स को बताया कि मेरा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले रिएक्शन तो यही था कि जैसे ही मैंने बोला कि मुझे बॉम्बे जाके एक्टिंग करनी है, तो पापा का रिएक्शन था कि अरे बहुत छोटे हो अभी, तुम थोड़ा पढ़ लो, मतलब अब इंजीनियरिंग कर लो, ग्रेजुएशन तो कर लो, वरना कोई देखेगा तो कहेगा एक्टर पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे ही आ गया। तो इंजीनियरिंग कर लो, फिर तुमको जो करना है करो। क्योंकि आप एक कायस्थ परिवार से हैं, तो मुझे लगता है कायस्थों को जो प्रायोरिटी दी जाती है, वो उनके शिक्षा से दी जाती है। और कायस्थ मैंने बहुत कम देखा है कि अलग-अलग वेरियस फील्ड को चुनते हैं। उनका पहली प्रायोरिटी होती है मेरे हिसाब से कि सरकारी नौकरी लग जाए मेरे बेटे की। तो क्या कहीं न कहीं आपके फादर भी चाहते थे कि नौकरी लग जाए या फिर सेटल हो जाएँ अच्छे से पहले? डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनका एक थॉट था, बट उनको ये भी पता था कि भाई बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं, सही है, मतलब
फेल नहीं हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, ये क्या कम है। तो वो फोर्स नहीं था कि तुम गवर्नमेंट जॉब ही करो, बट उनका कहते हैं कि पढ़े लिखे रहो आप, कि अगर कल को कोई बंदा आपसे मिले, बात करे, तो आप एजुकेटेड लगोगे नहीं कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे ही है। तो पढ़ के फिर आपको जो करना है करो। तो एक वो छूट दी थी, बट कहीं ना कहीं वो उनको ये था मन में कि अरे बचपना है, शायद पढ़ेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तो दिमाग से जो फितूर चढ़ रहा है एक्टिंग का, क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो वो समहाउ निकल जाएगी। बट उसके बाद भी जब मैंने अपनी बोली इच्छा कि भाई मुझे करना है, एक्टिंग में ही करना है, तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है, अभी उतना नहीं, कर लो, तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। अच्छा, क्या कहीं कहीं ना कहीं समाज में ऐसा फेस हुआ कि मान लीजिए पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं इसलिए एक्टिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट था जिससे आपको फेयर हो गया था? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं फेस हुआ कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो एक्टिंग में जाना चाहते हैं। हम्म, बट और सब्जेक्ट वाइज ऐसा, मुझे 10th तक मैथ्स बहुत सही लगती थी। फिर उसके बाद 11th 12th में लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स से बकवास कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा, कि क्योंकि समझ ही नहीं आती थी। फिर इंजीनियरिंग में मैथ्स आ गई, हम्म, तो वो फिर, लेकिन आप पास हो जाओगे, बट एक जो फेवरेट फेवरेट था ना, वो चीज़ हट गई थी कि अच्छा फेवरेट नहीं है अभी ये, हम्म। अभी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है मैथ में, तो उससे ज़्यादा बेटर मुझे एक्टिंग है, मैं वो कर लूंगा। तो अच्छा, ऐसा। ये गुटरगू 2 और 3 में आपने जो है एक अच्छा अमित भैया का रोल दिया। हाँ। इसकी कहानी तो हम पर्दे के बाद की जान रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या तैयारियां थी? गुटरगू 2 मिली कैसे? और क्या आपका ऑडिशन दिया आपने, कैसे उसमें सेलेक्ट हुए और फिर कैसे काम किया? गुटरगू 2 में आए, फिर कंटिन्यूअसली आप 3 में भी आए और एक अच्छा नाम कमाया, दुनिया आपको जान रही है इस समय अमित भैया के नाम से। कैसे? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे गुटरगू सीरीज है भी, क्योंकि जनरली वो जो एज ग्रुप है ना, वो ऐसा है कि यंगस्टर बहुत ज्यादा देखते हैं, लाइक जो एक आपके 15 से 22-23 साल वाले लोग हैं, उनका एज ग्रुप है। तो मैं बैठा था रात में, सो नहीं रहा था, तभी मेरे पास मैसेज आता है, कास्टिंग वाली एक है मेरी फ्रेंड है, उसने मैसेज किया कि भाई फ्री है क्या, एक ऑडिशन देना है तुझे, मुझे तुझे ऑडिशन करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझसे डेट्स पूछी कि इन डेट्स पे अवेलेबल हो, मैंने बता दिया हाँ हूँ। तो ऑडिशन करना है, तो मैं स्क्रिप्ट भेज दूँ, पढ़ के आ जा। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो 2 सीन्स थे बड़े बड़े। मैंने कहा ये तो बड़े सीन है, मतलब टाइम लगेगा मुझे, तो कहीं नहीं, शाम में आ जा, लॉक करना है जल्दी से जल्दी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने नाम सुना था गुटर को, सीरीज मुझे पता थी आई है, बट मैंने देखी नहीं थी। तो मैंने लाइक पढ़ा स्क्रिप्ट, फिर मैंने कहा चलो तैयारी करता हूँ, देखा जाएगा। फिर अगले दिन ऑडिशन देने गया, तो मैंने दोनों सीन किए। एक समय आपको पता लगता है ना कि यार ऑडिशन अच्छा हुआ, बट ऐसा कई बार हुआ है कि फीलिंग आती है ऑडिशन बेस्ट हो गया, अभी चलो देखा जाएगा जो होगा। बट मैं ऑडिशन दे के आ गया। फिर एक या 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि भाई तुझे लॉक कर रहे हैं इसके लिए, और डायरेक्टर से मिलने जाना है। अच्छा, ये जो अमित भैया का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसमें थोड़ा-सा हम देखते हैं एक्सेंट वहाँ पे चेंज है। हम्म, आप यूपी के हैं, लखनऊ के रहने वाले, उसके बाद गाज़ियाबाद, उसके बाद मुंबई, और जो रोल मिला उसमें आपको थोड़ा भोपाली एक्सेंट। तो कैसे प्रिपरेशन करी और वो आपने जो रोल किया, वो एकदम परफेक्ट उतार दिया। तो कैसे, वो थोड़ा-सा मुझे एक्सेंट एक बार बोल के दिखाइए? हाँ, वो एक्सेंट तो थोड़ा सा वो भोपाली एक्सेंट है पूरी। हुँ, जैसे अभी क्या होता है कि अरे पैसे ले ले मुझसे, थोड़े पैसे से ले ले यार, यहाँ क्या कर रही है, बैठ के जाना, लेकर आना हुँ, फटाफट। तो वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा हुँ, प्लस पॉइंट बस ये था कि जब मैं मुझे मिली स्क्रिप्ट ऑडिशन के लिए भी, तो मैंने पूछा कि ये कहाँ की स्टोरी है। तो हुँ, उसने बोला कि भोपाल का बैकग्राउंड है ना, और एमपी के लोग हैं, ये वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का मोहल्ला है, वो सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है फिर। और इसमें प्लस पॉइंट ये था कि मेरी जो भाभी है वो विदिशा की है, जो एमपी में पढ़ता है। हुँ, तो समहाउ बचपन से भी ना ऑब्जर्वेशन वाली स्किल थोड़ी है अच्छी, हुँ, की शायद एज एन एक्टर कह लो आपकी, मैं ना लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो थोड़ा टोनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, वो हुँ। मैंने थोड़ा ध्यान था मुझे, तो मैंने वो ऑडिशन में भी यूज किया। तो शायद डायरेक्टर को वो भी पसंद आएगा कि हाँ यार थोड़ा मेरे कैरेक्टर के और क्लोज है ये। तो वो हेल्प किया थोड़ा। फिर बाकी जब आपको फुल स्क्रिप्ट मिलती है, तो फिर मेहनत आती है कि आप कैसे उस चीज़ों को ले रहे हो, कुछ गाइडेंस ले लो। और प्लस जो मेरे साथ के को एक्टर्स थे वो बहुत अच्छे, जो कि कुछ भोपाल के ही थे, तो उन्होंने भी बहुत मुझे गाइड किया, हेल्प किया कि भैया इसको ऐसे मत बोलो, ये ओवर डन लगता है, इसको ऐसे बोलो, ये अच्छा लगेगा। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। यूपी के लोगों का आजकल बॉलीवुड हो, ओटीटी हो, हर जगह पे डंका बज रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, और जब आपने ये रोल किया तो एक देखा जाता है ना कि एक एंगल है यूपी का है, और शायद मुंबई में भैया कह के बुलाया जाता है। कितना वहाँ पे आपको फेस करना पड़ा कि आप यूपी से हैं, और क्या कुछ ऐसे ताने मिलते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को? यूपी से हैं ऐसे मिलते हैं ताने, पर वो फ्रेंडली वे में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत टॉन्ट मारा। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ। जो दोस्त लोग हैं हंसी मजाक में कह देते हैं, क्योंकि मेरे महाराष्ट्रियन दोस्त ही हैं,
तो वो हंसी मजाक में कहते हैं, फिर हम भी टांग खींच देते हैं उनकी। आपसे पूछा मराठी आती है नहीं? हाँ अभी तक तो नहीं। मैं कहते हैं हाँ आती है ना, आतामाजी सटक ली अभी जाए इधर से मुझसे पूछते हैं मराठी आती है ना, मैं बोलता हूँ हाँ आती है, आतामाजी सटक ली। सिंघम की जो मैंने देखी है वो बोल देता हूँ, या कुछ कुछ थोड़ा बहुत सीखा है वो बोल देता हूँ। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि इतना कोई आपको पोक कर रहा हो कि बोलो। है अभी आजकल ज्यादा चल रहा है वो, इवन मैंने देखा है कि अभी लोगों में इस चीज का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि कहीं भी जा रहे हो कि मराठी बोलो, विच इज रॉन्ग। मेरे हिसाब से गलत है कि अब भाई कोई यहाँ आ रहा है तो जरूरी थोड़ी कि आप भोजपुरी बोलो या यूपी भाषा बोलो तभी हम आपको ग्रीट करेंगे या तभी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन मुंबई बॉम्बे में एक कल्चर है कि जब यूपी के लोग काम करने जाते हैं या बिहार के लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं कि उनके रेट्स इतने कम है कि उनका काम कट जाता है। मतलब बॉम्बे के लोग कहते हैं कि वहाँ पे रेट्स कम, यूपी वाले पैसा कम चार्ज करते हैं। तो क्या ये सत्यता है या फिर वहाँ की गुंडाई है? पैसा कम चार्ज करते हैं इन व्हाट टर्म्स, मतलब अगर कोई वहाँ पे लेबर जा रहा है या फिर किसी भी तरह का आदमी यूपी से काम करने जा रहा है, मान लीजिए कारपेंटर जा रहा है, तो वहाँ कहते हैं अगर वहाँ 1000 रुपये चल रहा है तो यूपी वाले 500 में ही काम कर देते हैं। तो क्या ये सच बात है या फिर वहाँ की गुंडाई है कि यूपी वालों को काम ना मुझे लगता है शायद 80% सच होगा। उसका रीजन ये है, गुंडई तो नहीं, बट मुझे लगता है कि अब कोई बंदा अपना शहर छोड़ के गया है काम की तलाश में, मिले? जो इतना भटक रहा है कि मुझे काम करना है बट नहीं मिल रहा है काम, तो अगर उसको 1000 वाला काम 500 में भी मिल रहा है तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको अपना भाई पेट पालना है। अगर वो घर छोड़ के आया है अपना काम करने के लिए तो करेगा कि भाई मैं अगर दूसरे शहर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ बहुत कंपटीशन है, क्योंकि बॉम्बे ऐसी सिटी है कि शांत नहीं है, पूरे टाइम चल रही है, आप नहीं हो रातों रात आपको रिप्लेस करके दूसरा कोई आ जाएगा। तो वो कंपटीशन इतने कि लोग कर लेते हैं वहां पे, वो फिर सोचने वाला वो नहीं है कि चलो छोड़ो हटाओ कि भाई 1000 रुपए मिलेंगे तो ही करूंगा, अनटिल अनलेस आप इतने सेट ना होगा कि ये मेरा फिक्स रेट है मैं इतने में ही करूंगा, आपको मुझे लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। आपने कई फिल्म्स में काम किया, सांड की आंख, वाई चीट इंडिया, कैसे ये रोल मिला और कितना स्ट्रगलिंग था इस रोल के पीछे जो कैरेक्टर? तो पहले वाई चीट इंडिया का बताता हूँ, फर्स्ट फिल्म थी मेरी इमरान हाशमी के साथ। तो इसमें मैंने ऑडिशन दिया था, और एक यश नगर कोटी, आज अच्छा नाम है वो भी इंडस्ट्री में, कास्टिंग करते हैं, है ना, तो उन्होंने ही ऑडिशन लिया था मेरा, और उस फिल्म पे समहाउ वो लेडी भी थी, तो उन्होंने डायरेक्टर को दिखाया, उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको बुलाते हैं। फिर हम बुलाए, उसका शूट लखनऊ में हुआ था इनफैक्ट, तो मैं बॉम्बे से ऑल द वे ट्रैवल करके फिर यहाँ आया, पूरा शूट किया। और प्लस सांड की आंख तो ऐसा ये है कि गौतम किशन चंदानी सर हैं, वो उनका भी बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, तो वो कास्टिंग कर रहे थे इसकी, तो मैं उनके ऑफिस गया था, विजिट कर किया था मैंने। तो मैंने देखा कि वो ना बोर्ड पे कैरेक्टर्स लिखे हुए थे कि ये इस एज का, ये इस एज का, जिसकी कास्टिंग अभी चल रही है या होने वाली। तो मैं देखा, मैंने बोला कि यार ये कैरेक्टर के लिए एक अच्छा लड़का मुझे पता है। तो उनका असिस्टेंट था, वो बोला कि कौन, मैंने कहा मैं, मुझे कर लो तो बोले कि नहीं यार ये ना हरियाणवी बेस्ड स्टोरी है और तू ना यूपी का है तो तेरा यूपी वाला एक्सेंट आएगा, तो वो मत कर, तुझे नहीं करेंगे ऑडिशन, तेरा इसमें जाएगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, मतलब फेयर इनफ, आप अपने पार्ट पे सही हो। फिर मैं वहीं आराम नगर इज अ हब, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, लाइक अगर कोई नया बंदा जा रहा है ऑडिशन देने या लोग ऑफिसेज में घूमने कास्टिंग डायरेक्टर के, तो आराम नगर जाए, वहाँ पे लाइन से आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे लोगों के, कास्टिंग वाले के। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, एक ऑडिशन दे के आया, तो तभी उनका एक दूसरा असिस्टेंट आया, उसने मुझे बोला कि भाई ऑडिशन देगा। मैंने कहा किस चीज़ का? कह रहा है एक फिल्म कर रहे हैं गौतम सर, और ये है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ऑडिशन देने में कब मनाएंगे? उसने कहा हरियाणवी कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है स्क्रिप्ट भेजो, तो मुझे स्क्रिप्ट भेजी, और मैं पूछा बैकग्राउंड, तो उन्होंने बताया कि शूटर दादी के ऊपर बना रहे हैं, जो एक टाइम पे आई थी आमिर खान के शो में, जो उनका था सत्यमेव जयते। तो मैंने रात भर अपना रिसर्च किया, मैंने देखा कि किस तरीके से बात कर रहे हैं लोग, या इनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, वो मैंने उस पर टाइम दिया। बाकी स्क्रिप्ट तो मैंने याद कर ली थी, वो तो ऐसा है कि स्क्रिप्ट आप पढ़ो याद हो जाएगी, फिर मैं उसमें कैरेक्टर में कैसे घुसा, टोन कैसे पकड़ी, उन सब पे मैंने थोड़ा छोटी छोटी चीजें अपने हिसाब से जो मुझे लगा मैंने ध्यान दी। फिर ऑफिस गया अगले दिन सर के, तो ऑफिस गया तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो दिखने में ऐसा शरीफ सा है, कुछ एक अतरंगी दिखता था, तो मैंने साइड से ऐसे पूरा पार्टीशन करके कंघी की हुई थी। तब तक गौतम सर आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, एक काम करे इधर आ। तो उन्होंने मेरी बीच से ऐसे कंघी लेके ऐसे बीच से कंघी की कि अब जा ऑडिशन दे। तो सुनील गुलिया हैं, वो उनकी हरियाणवी वो बहुत अच्छी पकड़ है, और वो प्रकाश झा सर को भी असिस्ट कर चुके हैं, तो वो कास्टिंग भी करते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि हरियाणा से हैं तो उनको पता है कि ये डायलेक्ट कैसे बोलते हैं,
तो ऑडिशन से पहले थोड़ा उन्होंने प्रिपेयर किया, फिर ऑडिशन दिया। तो सीधे इसमें भी मुझे 2-3 दिन बाद मेरे पास आया कि भाई तुझे लॉक कर दिया है, सर को तेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, तुषार सर को, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको लॉक कर। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट था जिसमें बड़ा रोल था, तो मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था कि लाइक मुझे पता नहीं था। अच्छा, स्क्रिप्ट जब मिलती है तो इतनी सारे पेजेस होते हैं, इतनी आपको पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे रीडिंग सेटअप होता है, तो वो एक प्रोसेस लाइक थ्रू आउट मुझे सीखने को मिला काफ़ी सारा। लोग एनएसडी से निकलते हैं, लोग जो है बहुत पहले से, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एनएसडी नहीं भी किया है। आपने बेसिकली इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद आपका बॉलीवुड में एंट्री हुई, ठीक है, आपने दूरदर्शन में भी एक प्रोग्राम करा। तो कैसे, मतलब ये शौक था शुरुआत से एक्टिंग करने का, जो क्योंकि एनएसडी में तो सिखाते हैं, आपने कैसे इस चीज़ को अपने अंदर उतारा? ये भी थोड़ा है इंटरेस्टिंग, बताता हूँ। तो जब मुझे एक्टिंग सीखनी थी, तो ये बात मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको पता था, है ना, जो आज मेरी वाइफ है उनको भी पता था ये बात। तो हम लोग साथ में सेम स्कूल में थे, तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी लाइक स्कूल के बाद भी। तो उन मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ही बोला कि फिर तुम करो ना यार, तुम्हें मतलब इतना सोच क्यों रहे हो इस चीज़ पे। मैंने कहा मुझे पता नहीं है कि क्या करूँ। तो उन्होंने मास कॉम किया, तो उनके टीचर थे एनएसडी एलुमनाई अभिजीत अग्निहोत्री एंड आशुतोष पांडे। तो उनके पास उन्होंने मुझे भेजा कि ये इनका थिएटर ग्रुप है, इनसे मिलो, सीखो थोड़ा, मतलब जानो क्या होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ फील्ड में अगर आपको घुसना है, इट्स नॉट कि अगर मुझे सपोज सीए बनना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैं जानूंगा कि क्या है। ऐसा नहीं कि मैं सोचा और बन गया। तो मैं उनसे मिला, फिर मैंने थिएटर किया वहाँ पे, उनसे सीखा चीज़ें कि लाइक एक वो होता है ना कि ऑन कैमरा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो थोड़ा खोलना खुलना बहुत ज़रूरी होता है एक्टर को, कि लाइक कैमरा क्या है, आपको बेशरम बनना पड़ता है। तो वो सीखा वहाँ पे, एक जो शर्म होती है आपकी वो हटवाया, थिएटर ने सबसे हेल्प की। प्लस ओवरऑल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब थिएटर आपको सिखाता है। तो वो सीखा, फिर उसके बाद ही मैं बॉम्बे गया। आपने थिएटर की बात करी, बॉलीवुड में एक हीरो और थिएटर का एक हीरो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और कुछ लोग थिएटर में जाना चाहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री मारना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से बता सकते हैं, कि गाइड करिए, मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट है, उसको गाइड करना है आपको। देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सपोज कि कोई नया है जिसको एक्टिंग करनी है, सिर्फ उसे नहीं पता थिएटर क्या फिल्म क्या, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा वो थिएटर करे। उसका रीजन ये है कि थिएटर में आप कुछ भी हो सकते हो, मतलब लाइक कुछ भी, कि अभी आप उसमें लड़की भी बन के वो कर सकते हो, है ना। आप आपका अपीयरेंस यही रहेगा, बट आपको एक्ट ऐसा करना है कि भाई वो सामने वाला उस देखे कि भाई ये बुजुर्ग मैं हूं नहीं, बट मैं एक्ट ऐसा करूंगा कि बुजुर्ग लगेगा सामने वाले को, वैसा। क्योंकि आप कोई कैमरा नहीं आपको देख रहा है, आपको लोग ऑडियंस लाइव देख रही है। वहां गलती हुई आपकी तो ऑडियंस पकड़ लेगी, अरे ये देखो यार ये गलत कर रहा है, या ये देखो भूल गया यहाँ पे। तो वो आपको इतना सिखा देता है ना थिएटर, कि फिर आगे जाके आप जो गलती करोगे वो कम हो जाती है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा गलती नहीं करोगे, करोगे, बट गलती कम हो जाएगी। और प्लस कैमरा एक्टिंग जो है वो बहुत अलग है, क्योंकि अभी क्या, कैमरा आपको बहुत क्लोजली देख रहा है, वहां तो ऑडियंस दूर से आपको देख रही है। यहाँ पे कैमरा, कभी कभी सीन होता है कि कैमरा यहाँ लगा हुआ है आपके, है ना, तो अगर आप थोड़ा सा भी झूठ होगा ना तो आपकी आंखों में पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि कैमरा इतना क्लोजली देखता है, वो ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से दिखा रहा है आपको चीजें। तो डिफरेंस है दोनों में, बट आप थिएटर सीखो और इसमें आओ फिर कैमरा एक्टिंग में, वो टाइप करो। आपके हिसाब से थिएटर का कोई बेस्ट आर्टिस्ट जिसको देख करके लोग सीख सकते मेरे हिसाब से तो इरफान सर थे, बहुत अच्छे। मनोज वाजपेयी सर हैं, मतलब विनीत सर हैं, विनीत कुमार सर, राजकुमार राव हैं, मतलब ये सारे तो मंझे हुए कलाकार हैं जो आज नाम है जिनका, मतलब ऐसे। हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको शायद थिएटर में लोग नहीं जानते हैं, और वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि आप उसी बॉलीवुड से हैं, तो आप उनसे मिलते जुलते होंगे। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब पे उनको सर्च करके देख सकते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे मैं हैं? आज के टाइम पे नाम बताऊंगा जो स्ट्रगल करके उभरे हैं। जी। जैसे दुर्गेश कुमार को आप जानते होंगे, जो पंचायत में थे, वन राकस। वनराकस। तो वो उनका मैं कास्टिंग भी करता था, तो मैंने उनका वो देखा है स्ट्रगल की। वो बेचारे आते थे डेली की, कुछ काम है क्या, कभी चल रहा है क्या कुछ काम, बट उनको ये पता था कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक्टर हूँ, मैं ऐसा अनपढ़ नहीं हूँ, तो मुझे मिलेगा काम, समय लगेगा पर मिलेगा। और आज वो कर रहे हैं काम, बट वो स्ट्रगल बहुत रहता है। मतलब लाइक आप आराम नगर जो मैंने हब बताया, वहाँ पे इतने लोग आपको मिलेंगे जो कि एफटीआई से पास आउट हैं, एनएसडी से पास आउट हैं, वो भी सेम ही प्रोसेस में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि यार जाऊं मिलूं, इंट्रोड्यूस करा दूं खुद को।
और आपको मिलेगा, मतलब लाइक बीइंग अ कास्टिंग पर्सन अगर मैं बोलूँ तो हमारी भी प्रायोरिटी वो होती है कि जो एजुकेटेड एक्टर हैं उनको पकड़ो, इंस्टेड ऑफ कि जो एक दिन दिन में वो आया कि दिल में कि यार एक्टर बनना है, मैं एक्टर बन जाता हूँ, तो उनको अवॉइड करके आप उनको पकड़ो जो थोड़ा सीरियस है आर्ट को लेके, जिनको क्राफ्ट के बारे में पता है, उनके आप जाओ। आपने कास्टिंग डायरेक्टर भी एज अ काम किया है, और कौन कौन सी चीजें जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर काम किया? आपने टीवीएफ में काम किया, आपने बताया, तो हाँ। किस तरीके के किन किन लोगों को कास्ट किया, और क्या जिनको कास्ट किया वो कोई बड़ा चेहरा है अभी? हाँ, सो कास्टिंग एसोसिएट मैंने मेजरली किया है, और उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो एक सीरीज की थी हमने, वर्जिन भास्कर, जिसमें अनंत जोशी आज बड़ा नाम है, जो है योगी आदित्यनाथ की बायोपिक भी कर रहे हैं, जिनका ट्रेलर है, अनंत जोशी, उनको किया था कास्ट। और फिर उसके बाद आई एम मैच्योर की थी सीरीज, टीवीएफ की थी वो, तो उसमें फिर हॉस्टल डेज के एसोसिएट में कास्टिंग डे के साथ मैंने मेजरली काम किया है। फेम मिलने के बाद बदलता है आदमी? हाँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बस ये है कि अगर सपोज मेरा ऐसे है कि मैं बहुत प्रोफेशनल कनेक्टेड रहता हूँ लोगों से, कि जैसे किसी एक्टर से मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बट मैं ऐसा पर्सनल बहुत कम होता है कि मैं मिल रहा हूँ रात में उनके साथ पार्टी कर रहा हूँ, तो ये मैं अवॉइड करता हूँ। बट हाँ, बाकी प्रोफेशनली वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है वो वाला। बेसिकली आप लखनऊ के हैं, फिर गाजियाबाद में आपने पढ़ाई करी, और लखनऊ में एक ट्रेंड है, यहाँ के जो लड़के होते हैं ना 50 किलोमीटर चले जाते हैं चाय पीने, या फिर कुछ अच्छा फेमस मिल गया तो वहाँ चले गए, दूर दूर चले गए। कॉलेज लाइफ में थे तो चलो वहाँ कहीं लड़कियां ताड़ लेते हैं, ऐसा कभी किया? कॉलेज लाइफ में किया है कि ऐसा कॉलेज बंक करके बाइक उठा के दोस्तों की गायब हो जाते थे, कभी दोस्त के रूम पे बैठे हुए हैं, कभी इधर गए हैं ऐसा। बाकी ऐसा बॉम्बे में तो जब जब से गए तब से तो बस काम पे मेजरली फोकस रहता है कि यार काम के लिए ट्रैवल कर लें यार, अभी वो क्राइस्ट चर्च स्कूल के बाहर गाड़ी में लगाई कि लड़की देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं किया। मेरी वो वाली स्टडी गाजियाबाद में हुई है। जो मेरी वाइफ है उनसे मिलने कभी कभी होता, 3-4 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, पता नहीं लगता था कि चले गए मिलने, तो ऐसा। तो आपने बताया कि आपने अपने जो है जो 9th क्लास का जो लव था उसी से शादी करी है। हाँ, तो उससे पहले भी कभी लव रहा है, कभी कटा है? नहीं उससे पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं, इसलिए ध्यान नहीं। बच्चे थे ना तो और छोटे थे, 9th क्लास में भी छोटे ही होते हैं तो और छोटे थे। तो कैसे रही लव लाइफ की जर्नी, किस तरीके से? क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो अदर कास्ट से हैं, पंडित हैं, और आप लाला हैं, तो किस तरीके से आप स्कूल में साथ में पढ़ते थे, फिर आगे कैसे ले गए अपनी चीजों को? सो स्कूल में हम लोग थे साथ, बट वो थोड़ा मैच्योर है मुझसे ज्यादा, लाइक एक होता है ना कि माइंड लेवल पे कोई ज्यादा मैच्योर होता है, कोई कम होता है, तो उनका ये था कि नहीं अभी पढ़ाई पे फोकस करो, इसके लिए हमारे पास है वक्त, मतलब क्यों अननेसेसरी इन चीजों में पढ़ना। और फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो ये हुआ म्यूचुअली, उनको भी लगा कि यार हाँ है, हम दोनों के बीच में कुछ एक प्यार वाली फीलिंग है, तो उसको उन्होंने भी तवज्जो दिया, है ना। फिर जब ये हुआ कि समाव मेरे पापा को था कि यार इंटर कास्ट मैरिज नहीं करनी है, एंड जैसे मुझे भी था कि पता नहीं क्या होगा यार आगे, पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि क्या किया जाएगा देखा जाएगा। बट फिर कोविड आया, कोविड के बाद सब लोग साथ में रहे घर पे, एंड एक अच्छा बॉन्ड सबके बीच में शेयर हो गया, पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ, सबका। फिर मेरे भैया के लिए देखा जा रहा था रिश्ता, तो उन्होंने अपना जो था वो भेजा ऑप्शन, तो पापा ने कहा हाँ ठीक है कर लो। फिर मेरे भैया ने इंसिस्ट किया कि अच्छा अगर करनी है तो मेरी उसकी साथ में आप कर दो, तो उन्होंने कहा अच्छा इनको कोई है तो बताएं, तो उसने दिखा दी फोटो, ये है। तो पापा को हमने कहा तुम तो जानते हैं इसके, तो स्कूल में थी साथ में, तो कहा हाँ, तो कहा ठीक है। फिर ये हुआ कि उनके पेरेंट्स से बात कर लें एक बार, फिर उनके पेरेंट्स को भी ऐसी कोई आपत्ति थी नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग ने सोच समझ के किया है तो अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजकल की जो लड़कियाँ हैं, आजकल का ट्रेंड आप देख रहे हैं, कोई ड्रम में भर रहा है, कोई कार्ड ले रहा है, कोई मेघालय ले जा रहा है, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद भी आपकी वाइफ ने आप ही को चुना शादी करी, है ना? तो उसके पीछे एज़ अ पर्सन वो क्या सोच करके आपको आपके साथ शादी करी? जब वो खुद बॉम्बे आई, क्योंकि वो एज अ राइटर काम करती है, हुँ, तो जब वो खुद बॉम्बे, तो उसने देखा कि भाई एक्चुअल में कितना स्ट्रगल है, क्योंकि मेरी फोन पे बात होती थी उससे, तो उसको लगता था कि यार मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हुँ, है ना, कि बॉम्बे में रह के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि मुझे एकदम ही काम मिल जाए, तो उसको लगता था कि हमारी भी एज हो रही है, शादी करनी है, बट मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रह के, नहीं हो रहा तो वापस आ जाए क्या, कि एक वो थॉट आता है ना कि भाई इतना समय क्यों देना इस चीज में जिसमें शायद कुछ आपको आउटपुट वैसा नहीं मिलता है। फिर जब वो आई तो उसको ने भी देखा चीजें फेस की, तो उसको समझ आया कि नहीं भाई बॉम्बे इज ऐसी नगरी है कि जहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, वैसा है। तो रही फिर उसको भी चीज समझ आई, तो उसने उस चीज के लिए कभी नहीं बोला,
मुझे, और प्लस हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया उसने, लाइक जब वो खुद नहीं थी बॉम्बे में, फिर बॉम्बे में आने के बाद जब चीज़ें समझी तो और ज़्यादा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि तुम करो, कि कभी मेरी वो नहीं है, जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो वो चीज़ें मैनेज कर लेती है, मेरे भैया हैं वो हेल्प करते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, तो सब चलता है ऐसे ही। ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जब बात करें कि आप साथ में वहाँ बॉम्बे में रह रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो भी एक बॉलीवुड में ही है या फिर कुछ और काम कर रही हैं? नहीं, वो भी इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई हैं, हुँ। वो एज अ राइटर काम करती हैं। हुँ। उन्होंने कुछ शोज थे बालाजी के, उसमें एज अ को राइटर, एज अ असिस्टेंट राइटर काम किया है, और फुल फ्लेज अभी माइक्रो ड्रामास का ट्रेंड चल रहा है तो वो लिख रही हैं। क्या कभी ऐसी जेलसी होती है कि आपके पास काम है या उनके पास काम है, या फिर कोई रहता है कि काम नहीं मिला तो फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं, या जेलसी है या सपोर्ट है ज़्यादा? नहीं नहीं, सपोर्ट ज्यादा है, जेलसी तो 0% है मैं मानूंगा, क्योंकि काम के मामले में ऐसा है कि अगर सपोज मेरे पास कोई है प्रोजेक्ट की राइटर चाहिए किसी को, तो हुँ। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं कहा कर लो बात, मतलब देख लो, अगर आपको जम रहा है तो आप रिज्यूम दे दो, हुँ। उनको रिज्यूमे दो, वो देखें आपस में, या उनके पास कोई प्रोजेक्ट होता है एक्टिंग का तो वो भेज देती है कि अपना प्रोफाइल भेज दो, देखो शायद बात है, तो जेलसी वाला तो फैक्टर नहीं, बट हाँ सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है एक दूसरे कभी उनको जलन नहीं होती है किसी हीरोइन के साथ चिपक के पिक्चर खिंचा लिया आपने? तो ऐसे कुछ? को। होती होगी, मुझे कभी ऐसा बताया तो नहीं पर वैसे नहीं होती जनरल, क्योंकि जो हमारे, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो वो जनरली मिल ही है सबसे, तो ऐसा कोई जेलसी वाला फैक्टर नहीं है कभी कि फ़ोन चेक हुआ है आपका रात में कि आप सो रहे हो और आप उठे तो देखा कि फ़ोन पे लॉक हटा हुआ है, चेक हो रहा है? नहीं, मेरा तो कोड ही ऐसा बता दूं तो भी भूल जाती है कि क्या कोड लगा है फोन पे। नहीं, फोन चेक वाला तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, अब बॉलीवुड पे आते हैं। लोग कहते हैं बाहर से जो इंडस्ट्री दिखती है, क्या अंदर से भी इंडस्ट्री वैसे ही है? या क्या खान्स वैसे ही हैं, या जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार की बात करें, अजय देवगन की बात करें, क्या ये जैसे फ़िल्म में दिखते हैं वैसे ही हैं या फिर इनके नेचर में चेंज है? सी, ये तो बहुत बड़े लेवल के आपने पूछे हैं, इनके नेचर में डेफिनेटली चेंज है, मतलब हर किसी के में होता है कि, क्योंकि दुनिया जो देख रही है वो उनको ऑन स्क्रीन देख रही है, ठीक है, उनको पर्दे पे देख रही है, तो वो क्या एक इमेज बना के जा रही है, अच्छा शाहरुख खान है तो अगर वो ऐसा करे तो शायद रियल लाइफ में भी ऐसा करेगा, बट ऐसा नहीं होता, वो भी इंसान ही है ना, उनको भी गुस्सा आता है ना, उनको भी चिढ़ मचती है कि अगर आप जा रहे हो, कोई 10 लोग आपका हाथ खींचेंगे, है ना, जबरदस्ती सेल्फी लेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, तो वही वाली चीज है, बट अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ मिल रहे हो कि भाई आपका काम अच्छा है ना, और मुझे आपका काम बड़ा अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही अच्छे से आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देंगे या ये अवॉइड कर देंगे, ये ऐसा नहीं। पेपराज़ी जो बाहर आते हैं एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, ये बुलाए जाते हैं या खुद पहुँचते हैं? जो मैंने सुना है वो तो कुछ तो बुलाए जाते हैं कुछ बुलाए जाते कि हैं? पैसे देके कि जैसे वो नहीं करते मैनेजर्स ऑब्वियसली हुँ। कि मैम वहाँ पे जा रही हैं, सर वहाँ पे जा रहे हैं तो आप पहुँच जाओ, हुँ। तो वो भी जाते हैं क्योंकि समहाउ उनको भी अपनी रीच बढ़ानी है, हुँ। अगर मैं एक्स चैनल के लिए काम कर रहा हूँ किसी, तो एक्स चैनल वाला भी चाहेगा कि मुझे रीच बढ़ानी है तो तुम जाओ, आजकल जो ट्रेंडिंग है उसको, उसका पीछा करो, पता करो वो कहाँ जा रहा है। आपने कभी ऐसा किया किसी पेपराज़ी को पैसा दिया कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे शूट कर लूँ? अभी तक तो नहीं अभी तक तो नहीं किया सर, अभी तक नहीं किया। दूसरा सवाल लेंगे कि आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या सोचते हैं? कभी फ़ेवर लिया या कभी फ़ेवर माँगा? अ, मेरे पास अभी तक तो नहीं आया ऐसा कोई, बट हाँ जब मैं ऑडिशन दे रहा था हुँ। तब एक बार हुआ था कि मुझे स्क्रिप्ट वगैरह मैंने गया था, आराम नगर में घूम रहा था, और एक महाड़ा है जगह, जानकी देवी फोर बंगलो, तो वहाँ पे होते थे ऑडिशंस, तो वहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे ऑफिसेस बने हुए, लाइक रूम्स हैं जिसको वो ऑफिस बता देते हैं, हुँ। तो मैं नया था बॉम्बे में, मैं गया तो उन्होंने बोला, उनका हाँ आओ ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया मैंने अपना, फिर एक स्क्रिप्ट दी, उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ 8 बजे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, तो मैं घर गया, प्रिपेयर किया, फिर मैं 8 बजे गया, तो मैंने देखा तो सन्नाटा ही है, मतलब और तो कोई था नहीं, फिर वो मुझे समझाने लगे कैरेक्टर के बारे में कि ऐसा है, ये बहुत स्टड है, ये शर्ट खोल के रहता है, ये रहता है, ये इसका बात करने का तरीका ऐसा है ना, तो थोड़ा वो मुझे डाउट हुआ, मैं नया था, बट हाँ इतनी तो समझ है ना आपको कि भाई कुछ तो फिशी है यहाँ पे, तो उनका अच्छा डोर लॉक कर दो, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सुन रहा था बस बैठ के, मैंने पूरी उनकी कहानी सुनी, फिर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं डोर लॉक करने के बहाने उठा, मैंने कहा बाय, मैं डोर खोला और चला ही गया वहां से, मैंने कहा नहीं भाई दूर रहो इन चीज से, वो थोड़ा आपको हिंट मिल जाती है कि भाई कुछ तो फिशी हो रहा है। बॉलीवुड में एक कहानी उनको मतलब नहीं है, लड़का है, लड़की है। हाँ क्या ये सही है? ये हाँ एग्जैक्टली, उनको नहीं जिसको, इंडस्ट्री ऐसी है, मॉडल इंडस्ट्री जो है हुँ। उसमें मेजरली लोग ऐसे हैं कि
जो मॉडल्स हैं उनको चाहिए कि भाई, क्योंकि वहाँ पे गेज भी हैं, है ना, लेस्बियन भी हैं, बाय भी हैं, तो उनको वैसा फर्क नहीं पड़ता, उनको बस जिसका मूड जैसा हो तो वैसा, यू नो। करण जौहर के बैनर की फिल्म अगर मिलती है, हाँ, करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि सी वो प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाते हैं, हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि वो फालतू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आपको एज एन एक्टर प्रोजेक्ट से मतलब होना चाहिए, हम्म, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट अगर अच्छे बना रहे हैं, कितना आप करण जौहर को बैश कर रहे थे एक टाइम पे, बट उसको अपनी मार्केटिंग, उसको अपना काम पता, उसने कहा कि मैं एक फिल्म दूंगा और पब्लिक भूल जाएगी जो मेरी वो चीजें चल रही हैं। शेरशाही लोग भूल गए कि करण जौहर ने क्या किया, कैसे हुआ, सबने देखा सिद्धार्थ फिल्म। मल्होत्रा और करण जौहर के बीच बहुत सारी चीजें स्पाइसी हैं, मीडिया जगत में लीक भी हुआ। हम्म। आप कितना मानते हैं सत्य है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार तो वो भी शादी कर चुका है, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी, तो क्या ही इसमें होगा, अब एक टाइम पे होगा, डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि मैं उनको इतना क्लोजली जानता नहीं, और मैं भी फिर सुनी सुनाई बातें, वो भी मीडिया ही कभी कभी बताती कि ऐसा है, जबकि आप जेन्युइनली मिलो किसी से ऐसा कर, तो वो पता लगता है अच्छा से कुछ भी नहीं है, तो जस्ट कहने वाली बातें हैं वाली। और कभी कभी होता है कि भाई अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पब्लिसिटी चाहिए, मैं कुछ एक्स वाई जेड चीजें बता दूं, मीडिया में फैला दूं, है ना, और फिर वो अगले मुंह से अगले मुंह में जाए, फिर अगला कुछ और बताए, तो वो क्या बात की बात बनती जाती है। क्या गे कपल्स बॉलीवुड में सही में एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं, मतलब बॉलीवुड के बाहर भी करते हैं, मतलब मुझे तो ये लगता है कि आज के टाइम में गेज, लेस्बियन, है ना, ये सब कपल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और लोगों को इस सच्चाई के साथ मतलब जीना चाहिए, और इसको कोई ऐसा टाबू नहीं देखना चाहिए कि अरे कि ये यार लड़के लड़के कैसे साथ में हैं, रह रहे हैं, है ना, लड़कियां लड़कियां कैसे साथ में रह रही हैं, मतलब ये है, रह रहे हैं भाई, अब उनको नहीं है सेम सेक्स, कानून ने उनको, भी मान्यता दे हाँ, दी अब तो। मान्यता दे दी उनको, वो है कि भाई मुझे डिफरेंट सेक्स के लोग नहीं पसंद, मुझे सेम सेक्स के लोग ही अच्छे लगते हैं। हम्म। लेकिन अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में तो ये माना जा सकता है, लेकिन अगर यूपी के किसी गांव की बात करें तो एक टैबू नजरिया ये है, जो लोग उसे देखते हैं, तो मतलब लड़का लड़का अगर हाथ भी पकड़े वहाँ पर या फिर हम्म। कुछ ऐसा है, तो उसे दूसरी नजर से देखा जाता है। तो एक बड़े शहर के लिए तो आम बात है, लेकिन छोटे शहर में अभी भी अपनी आइडेंटिटी के लिए इनको लड़ना पड़ता है जहाँ हाँ, वो लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सी बॉम्बे ऐसा फास्ट भागता है, इतना पर। चीजें वहाँ पे होती हैं कि लोगों को पता है अच्छा इधर हुआ, ये कपल है, वो वहाँ पे ना कोई घूरेगा नहीं आपको, अगर कोई लड़के भी हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, लड़कियां भी ऐसे हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे देखेंगे, अच्छा उनके लिए नॉर्मल है। बट अगर यही चीज छोटे शहर में होगी तो 10 लोग घूरेंगे, क्या ये देखो क्या हो रहा है, बातें बनाएंगे आपके बारे में, है ना, वो चीजें। और वहां पे ऐसा भी नहीं कि अगर किसी भी छोटे शहर में आप मिनी स्कर्ट पहन के निकल जाओ, तो भाई रात में आप क्लब जा रहे हो तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, सब बाइक लेके देखेंगे, है ना, कोई पीछा कर रहा है, कोई छेड़ देगा, बट बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आप घूमो फ्रीली, है ना, नाइट लाइफ बहुत अच्छी, लड़कियों के लिए सेफ है बॉम्बे, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे लोग आपको छेड़ देंगे या ये करेंगे। बेसिकली आप एक कायस्थ हैं, और अभी तक जितने बड़े कायस्थ हैं, अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने अमिताभ बच्चन लगाया, अपना नाम सरनेम चेंज कर लिया, आपने अपना सरनेम नहीं चेंज किया। क्या इससे कुछ बॉलीवुड के लोग जो हैं वो, आप मानते हैं कि फेम पे आपके कुछ असर पड़ेगा अगर आप नाम चेंज करेंगे? जैसे राजकुमार राव हो गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गए, इन्होंने अपना नाम इंडस्ट्री में घुसते ही चेंज कर लिया, राजकुमार यादव थे, उन्होंने राव कर लिया, आप अभी भी नवनीत श्रीवास्तव मुझे ऐसा लगता है उनको शायद कोई ऐसा मिला होगा हैं। कि यार तू अपना नाम बदल ले, मैं तुझे हीरो बना दूंगा, या तेरी कुंडली देख के बोला होगा कि तेरी कुंडली में ना ये है, नाम बदल, तो ये चीज हो जाएगी, तो उन्होंने कहा चलो करके देख लेते हैं, एक फिल्म हिट होगी, उनका मैं इसी नाम से जानूंगा। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, और भाई मैं खुश हूँ अपने नाम से नवनीत श्रीवास्तव, और मुझे लगता है इंडस्ट्री में कोई नवनीत श्रीवास्तव है भी कि जिसकी वजह से मुझे नाम बदलना पड़े ऐसा, तो मैं खुश हूँ अपने नाम से। गैंग्स ऑफ वसेपुर एक मूवी आई थी, और गैंग्स ऑफ वसेपुर ने पूरी दुनिया में सिनेमा का व्यू बदल के रख दिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर का कौन सा करेक्टर है जिसको आप करना चाहेंगे? दो हैं, एक तो पहले तो पीयूष मिश्रा है ना, उसका रीजन ये है कि एक तो वो कैरेक्टर अपने आप में बहुत फनी है, पूरी पिक्चर में है, वो सीनियर आदमी पिक्चर में, आप सलाह भी लेने जाएंगे उससे कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पर एक अंदर उनकी खुराफात चलती रहती है, जो एक होता है ना कि लाइक भाग भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में चल रहा है हम फर्स्ट, मैं फर्स्ट आ जाऊं, है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं एक वो एक फनी चीज है, एक एलिमेंट। और दूसरा मनोज वाजपेयी जी, जो कि जो ठीक हो, ठीक कहाँ है तू, ठीक कहाँ है, मार मार मुझे, ठीक कहाँ है तू। और जो लाइक उन्होंने एक्टिंग की, आंखों से ही पूरा एक्टिंग की उन्होंने, वो अगर लस्ट भी दिखानी तो आंखों से ही दिखा दी, एक स्माइल से ही ब्याह दिखा हो दिया। गया तुम्हारा। हाँ, वो पकड़ के कि कहाँ पे है रही हो, क्या हो गया तुम्हारा।
कोई मौजूदा इंडस्ट्री में कोई क्रश है अभी? मेरा तो जो स्कूल टाइम से वही है कैटरीना कैफ इंडस्ट्री में। हाँ, मुझे लगा आप अपनी वाइफ का नाम लेंगे, स्कूल का नाम लिया तो। नहीं उसको पता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पता है कि इसको एक ही पसंद है कैटरीना कैफ। तो उसकी शादी की तो वही मुझे कहती है अब तो उसकी भी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ वो उसने कर ली शादी इसलिए मैं भी कर ले रहा हूँ तुम तो शादी। दोबारा शादी करने का मौका मिले और आपने बताया कि कटरीना है। तीन मैं फीमेल्स के नाम लेता हूँ, ठीक है, एक्ट्रेस के। दीपिका पादुकोण, माधुरी, कटरीना। तो फिर कटरीना पे जाना चाहेंगे? हाँ, मतलब अभी तो हो गई शादी, मैं खुश हूँ अपनी बीवी से, बट आप पूछ रहे हैं तो इसलिए कैटरीना क्या। दीपिका सुंदर नहीं? नहीं है, अच्छी है, मतलब ऐसा कोई नहीं, बट मुझे एक वो होता है ना कि जो मुझे पसंद है वैसा। कटरीना कैफ। सलमान भाई गुस्सा नहीं होंगे इस बयान के बाद? अब भाई के लिए मैंने एक गुटर में ब्रेसलेट पहन लेता हूँ कि वो फील आ जाए भाई वाला। इससे पहले भाई बोले कि मैं आ जाऊँ अपनी पे। मैं आऊँ क्या? हाँ, ये मैं आऊँ क्या अपनी पे। आपको मिमिक्री का भी शौक है? हाँ। किस किस एक्टर की मिमिक्री करते हैं और कहाँ से ये लगा कि आप कर सकते हैं? ये स्कूल में करता था, और जैसा मैंने आपको बताया था कि टीवी में कुछ कुछ देखते रहते थे शोज, या तो उनकी तरीके से बात करना है ना, उनको थोड़ा मिमिक करना, तो वहां से थोड़ा थोड़ा एक आ गया एलिमेंट में कि चलो करते हैं ट्राई। फिर स्कूल में किया एक दो बार, फिर क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा कभी ऐसे कर लेते हैं, मूड हुआ तो देखा, देख के किसी को। हमारे चैनल पे कुछ दर्शक देख रहे हैं। तो उनके लिए मैं रोहित की कर सकता हूँ, ऋतिक कोई रोशन। मिल गया? हाँ फिर हाँ, तो अभी जैसे आपने मुझे पॉडकास्ट से बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप सबको पता है इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे जादू के बिना आया हूँ। और आपको पता है जादू, मैंने बॉल मारा, बॉल उड़ता है जा, उड़ता है जा, उड़ता है जा। तो ऋतिक रोशन ने एक और भी कोई एक्टर है जिसकी शाहरुख खान की जैसे करी है आपने? शाहरुख की थी उसमें, और मैं क्या है कि कभी कभी मैं अक्षय कुमार की भी मिमिक्री कर लेता हूँ। और अरे क्या देख रहे हो यार तुम लोग, यार पीछे ही पड़ जाते हो एकदम, मिमिक्री मिमिक्री क्या तुम लोग भी यार। तो अक्षय कुमार की कभी कभी कर लेता हूँ। और अ, संजू बाबा की कभी ट्राई करने की कोशिश की है, बट अभी इतना होती नहीं। बात है, एक बार हो जाए संजू बाबा। संजू बाबा की ए सर्किट, अपने को भी एक जादू की जप्पी देना यार, अरे आना। तो ऐसा ट्राई करते हैं कभी कभी, कुछ कुछ और एक्टर को देख के सीखने का ट्राई करते हैं कि अच्छा इसने कैसे बोला। जैसे आमिर खान की तो ओ तेरी, अरे क्या बोल रहा है यार, तो तूने यहाँ पे बुला लिया। हाँ बहुत सही यार। आजकल तो हर शो पे मुझे बुलाते हैं, और आई डोंट नो व्हाई थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार। तो ऐसा सीख रहा हूँ धीरे धीरे अभी, और लोगों की कुछ कुछ की जिसको थोड़ा और पकड़ पाऊँ और थोड़ा मास्टरी कर पाऊँ। टैलेंट्स का भंडार है आपके अंदर। और ये जितनी मिमिक्री आपने करी है, कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि सामने कोई एक्टर ही बैठा है जिसकी मिमिक्री कर रहे हैं आप। रोहित का तो जो आपने किया कोई मिल गया, वो एकदम परफेक्ट किया रोहित ने। और मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट है, ये आपको गुटरगू जो मिला है ना, मूवी आपको मिली, आपने फेम पाया, आप उसको डिजर्व करते हैं मुझे लगता है। बस और मेहनत कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, मेहनत है आपकी, अच्छा है। और अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो ऐसा माना जाता है कि कोई नई हीरोइन आती है, सलमान खान के फार्म हाउस पे जाती है, उसको रोल मिल जाता है। क्या ये कंपलसरी हो गया फार्म हाउस पे जाना? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कौन है वो लोग, कि वो तो कोविड में बेचारी जैकलिन फंस गई थी, वरना वरना तो लोगों ने बदनाम कर रखा है भाई को कि उनके फार्म हाउस पे जाती है और ऐसा काम मिल जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो सच्चाई नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, ऑडिशन उससे आपको गुजरना पड़ता है ना। और अनटिल आपका जैक नहीं है इतना कि भाई कि मैं किसी बड़े को जानता हूँ, क्योंकि मैं कास्टिंग पर्सन भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक रोल के लिए कितनी मेहनत लगती है एक सलमान डायरेक्टर। भाई को कई बार देखा गया है, वो कह देते हैं टशन में कि मैं फोन कर दूंगा तुम्हें रोल मिल जाएगा, मेरे बिना इंडस्ट्री में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अरिजीत की बात करें, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, रोल कर लेंगे लोग। कई लोगों का करियर जो है दांव पे लग गया सलमान खान से विवाद करने पर। वो हो सकता है, मतलब सी अभी क्या है कि कोई किसी भी इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहा है, ठीक है, तो और प्लस आपका ऑरा ऐसे कि हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा, काम करना चाहेगा। और कोई आपको पसंद नहीं करे, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ आपकी अनबन हो गई किसी से, आपने बोल दिया कि यार कि तुम्हें उसके साथ काम करना है, सलमान सीधे बोल देंगे कि आपको काम करना है, आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा इन फ्यूचर। तो उनको लगता है कि भाई मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा ना, मैं क्यों अगले को दूं जो शायद अभी उभर रहा है या लोग जानते नहीं हैं। तो वो कट ऑफ नहीं करते हैं, वो काम नहीं रोकेंगे,
कि भाई तुम मत करो, कहेंगे ठीक है तुम करो काम, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो इसीलिए लोगों को लगता है शायद कि यार कि सलमान भाई ने बोले इसलिए काम नहीं दे रहे हैं, या ये है कि वो लोगों का कुछ बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। मतलब वो अपनी चॉइस है, वो कहेगा तुम्हें करना है कर लो यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा काम, और क्या होगा। हाँ, बस। हालांकि वो एक विंग वुमन भी चलाते हैं, जिसमें हाँ कई बच्चों की जो है हार्ट की सर्जरी कराई है। तो मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया में दिखाता है वो सच है, या उसके पीछे जो है जो बहुत सारी कहानियां रचते हैं अपने आप से तैयार करते हैं लोग, उसमें कितनी सच्चाई में जानने की कोशिश करता है। अगला सवाल आपसे लेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसकी जब जो केस हुआ, जो सुसाइडल था, उसके बाद बॉलीवुड में एक हलचल मच गई, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी उसको अपना मुद्दा बनाया। बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र, सब जगह सुशांत सिंह राजपूत की चर्चा थी। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, आप वहाँ थे उस समय, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं भी लॉकडाउन में बॉम्बे में ही था उस वक्त जब ये खबर आई थी। पहले तो विश्वास नहीं होती है, मैं कहा कि ये तो अच्छा कर रहा था ना लाइफ में, मतलब हुँ, सडनली ये क्या हो गया। फिर जैसे आपने बताया, मुझे भी मीडिया के थ्रू ही पता लगा कि अच्छा ये है। फिर उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है, लाइक माफिया इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हैं। हुँ, सबको बुला के टेस्ट कर रहे हैं ना, सबकी छानबीन की जा रही है। हुँ, तो कहीं न कहीं कोई तो रहा होगा, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर कोई इंसान इतना खुश है इंडस्ट्री में कर रहा है काम, जो एक्टिंग ही करना चाहता है ना, थ्रू आउट जो खुश रहना जानता हुँ, है ना, जिसको खुश ही रहना है, तो वो ऐसी हरकतें क्यों करेगा कि खुद को फांसी लगा ली कि भाई। हुँ, ना तो भाई आपको ऐसा प्रेशर है कि क्या कहते हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपके पास बैक टू बैक काम आ रहा है, आप कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जो आपके डायरेक्टर्स बता रहे हैं कि भाई एक लाइक ब्योमकेश बख्शी के लिए उसने इतनी मेहनत की हुँ, कि मैं अपनी लाइफ में अगर कैरेक्टर को पर्दे पे उतारूं तो लोग को रियल लगे, ये लगे। तो जब एक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये थॉट मुझे तो लगता है कि नहीं आएगा कि मैं अपने आप को फांसी लगा लूं। कहीं लगता नहीं है आपको उनके डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती की जो है वो मुश्किलें बढ़ गई थी? हालाँकि उनको कोर्ट से राहत मिल गई है, उन्हें तो बरी कर दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कोई एंगल ऐसा रहा होगा जिसमें रिया चक्रवर्ती कभी इन्वॉल्व थी या हो सकती थी? सी अगर वो इसलिए इन्वॉल्व हुई या इसलिए फंसी क्योंकि वो एक टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो जो सबसे क्लोज होता है इंसान उसके पास ही जाएगा। जब आप घर पे रह रहे हो 24/7, आपको पता है चीजें, तो आप ही आंसर नहीं दे पा रहे हो कैसे हो गया, तो शक तो होगा ना, तो इसलिए शायद वो फंस गई। वरना तो आई थिंक इतना कुछ था नहीं, और अभी तो फ्री हो गई है, लाइक कोई कुछ सवाल नहीं कर रहा, अब तो शोज भी कर रही है, नॉर्मल काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। बाकी फैमिली है जिसको दुख होगा, वो तो लाइफ टाइम ही रहेगा कि भाई जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जो इतना अच्छा कर रहा था अपनी लाइफ में, वो सडनली चला जाए तो बुरा तो लगेगा किसी को। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद कहीं ऐसा नहीं लगा कि बॉलीवुड बहुत मुश्किल है बाहर से आए हुए लोगों के लिए, जिनका बैकग्राउंड नहीं है बॉलीवुड में? आप भी उनमें से एक हैं। क्या मुश्किल है बॉलीवुड? मुश्किल तो है, मतलब इट्स नॉट अ इजी टास्क कि मैंने आज सोचा कि किसी को देख के कि यार ये कर सकते हो तो फिर मैं भी जाके एक्टिंग कर लेता हूँ। हुँ, तो ये इजी तो नहीं है, क्योंकि चीजें इतनी आसान दिखती नहीं। अगर आपको बॉम्बे जाना है, लाइक एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है, हुँ, कुछ भी करना है, तो पहले आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ो हुँ, और पढ़ाई करो। फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए, लाइक फाइनेंशियल बैकअप। जैसे मैं बहुत लकी था इस हुँ, मामले में कि मेरे भैया भाभी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, हम बात करेंगे चाचा जी से, तुम आओ बॉम्बे, आओ हमारे पास रहो, हुँ, यहाँ से अपना करो, तुम्हें जो करना है। तुम उसका स्ट्रेस मत लो कि घर ढूंढना है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। हुँ, तो हैं मेरे भाई के बेटे मोहित है, मोनिका भाभी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। मैं उनके पास ही रहा, लाइक बॉम्बे में 8 कितना 10 साल हुए में, तो आई थिंक 7 6 7 साल में उनके पास ही रहा हूँ प्रॉपर, बल्कि 8 साल प्रॉपर रहा हूँ उनके पास। हुँ, तो वो एक मेरे ऊपर मैं तो कहूँगा ब्लेसिंग है हुँ, कि ये थी कि मेरा वो स्ट्रगल नहीं था, बट मेरे जो फ्रेंड लोग हैं मैं उनको देखता था, तो वो लाइक खाना बनाना आपको खुद है, ठीक है। एक छोटे से रूम जिसका रेंट शायद 1 RK है, जो उसका रेंट आपका 20,000 रुपए है, हुँ, आपकी अर्निंग नहीं है, आप कहाँ से दोगे। तो उसमें 5 लड़के मिलके रह रहे हैं, 6 लड़के मिलके रह रहे हैं। हुँ, तो वो सारे स्ट्रगल के लिए आप रेडी रहो, आपको मजबूत बनाता है। और प्लस इसलिए आपका फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप परेशान रहोगे। और अगर बॉम्बे जाके आप काम नहीं कर रहे हो, घर पे पड़े हो, तो आपके दिमाग में उल्टे-सीधे थॉट्स आएँगे, ये आएगा कि यार मैं छोड़ दूँ, क्यों? इंडस्ट्री बेकार है। आप उस जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, आप उस चीज़ को कोसोगे कि इंडस्ट्री बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना बैकअप लेकर आओ, फाइनेंशियल रहो, ठीक है, काम करो, सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगी।
मोटा मोटा मैं देख रहा हूँ कि आपको 11 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में हो गया। स्टार्टिंग में कैसे फाइनेंस मैनेज हुए जब आप वहाँ पर गए? हालांकि भैया भाभी थे, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे होते हैं जिनको कह नहीं पाता है इंसान कि भैया से बोलूँ या भाभी से बोलूँ, तो उस समय कैसे मैनेज किया? सो लाइक भैया भाभी थे घर पे, तो मेरा मेजरली सब चीज़ें सॉर्टेड रहती थी, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। लाइक उनके लिए हम लाइक कि उनका बच्चा तो वैसा है, तो कोई कभी वो हुआ ही नहीं। उनको उन्होंने सीधे बोला जो ज़रूरत है हमें बताओ, हम्म, और नहीं भी है वो कमी होनी नहीं देते पहली बात किसी चीज़ की। और लाइक जो मेरे खुद के एक्सपेंसेस होते उसके लिए इनिशियली पापा भैया भैया घर से भेज देते थे मेरे पास, तो उससे चलता था। फिर प्लस थोड़ा मैं भी संभाल के खर्च करता था चीज़ें, कि मुझे भी पता है कि भाई कि अभी मेरे पास इतने प्रोजेक्ट नहीं है, या ये नहीं है मुझे ये इतने से इतने टाइम तक चलाना है हम्म। कि खर्चा। दूरदर्शन के एक छोटे से सीरियल से आपने शुरुआत करी, उस समय कितना पे आउट था? दूरदर्शन क्या दे रहा था आपको? मेरा जो पहला पेमेंट था वो भी, एग्जैक्ट मत बताइए, बस मुझे बता दीजिए क्या खरीद सकते थे उससे। मैं उससे हम्म, आज के टाइम में हम्म, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो। ओके। एक एक कोई आइडिया बताइए हाँ जैसे। मतलब कि इट्स लाइक कि अच्छे रेस्टोरेंट मतलब इलीट रेस्टोरेंट मतलब ऐसा, ओके, फाइन डाइन फाइन डाइनिंग। वैसा। और अभी जो 2025 में जो आपने भी मूवीज करी, तो अभी क्या पर मंथ अगर एक आइडिया देना हो कि आप क्या खरीद सकते हैं, कैसे बताएंगे? क्या खरीद सकते हैं? हम्म, हम्म, एक महीने की कमाई से। एक महीने की कमाई से यार मैं आई थिंक एक या मैं चीजें से कम, फिर खुद के लिए शॉपिंग कर सकता हूँ अच्छी, लाइक ब्रांडेड चीजें। लाइक कि शूज का शौक है तो शूज ले लिए अच्छे, हम्म, है ना। और लाइक सोचना नहीं पड़ेगा कि लाइक कि जैसे, टैक्स भी देखने पड़ेंगे, राइट? हाँ कि इस लाइक हाँ, टैग मत देखो, आप खरीदो और ले लो जो आपको चाहिए, जो पसंद आ रहा है वो ले लो। वो मत देखो मेन्यू में, आप राइट साइड मत देखो, जो खाना है लेफ्ट साइड देखो ले लो वो वाला। स्टार्टिंग में कभी था कि ऐसा लेफ्ट साइड देख के खाना खा रहे थे हाँ हमेशा बॉम्बे से, में? हमेशा से। हमेशा से था? मतलब स्ट्रगल किया है, कुक किया है? हाँ किया है, मतलब ये तो था कि लाइक थे, फैमिली है, थे भैया भाभी थे सब थे, लेकिन जब आप बाहर रहते हो तो एक वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि नहीं अभी चीजें मैनेज करनी है, कि मुझे खुद वो होता था कि घर से नहीं लेना है मुझे पैसा, कि जो है अपना एफर्ट करो। हम्म, एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं गया था मैं 3 महीने के अंदर एक काम मिला था, एक एड फिल्म थी मेरी पहली, तो वो मिली थी तब, उससे जो पैसा आया था उससे मैंने पार्टी की थी, पहली कमाई है तो पार्टी करूंगा। फैमिली को भी कराई थी पार्टी में। ये अच्छी बात है। और जैसा कि हमने देखा कि अब कुछ एड फिल्म्स आती हैं, है ना? आपने भी काफ़ी एड फिल्म्स करी है। एड फिल्म्स के लिए कितना स्ट्रगल है? उसके लिए भी मॉडलिंग का एक्सपीरियंस कितना चाहिए? या जो न्यूकमर जाना जाना चाहता है एड फिल्म्स में, वो किस तरीके की तैयारी करके जाए? हाँ देखिए, एड फिल्म, हुँ, फिल्म और टीवी हुँ, अलग प्रोसेस है तीनों का एकदम। ठीक है। मैं एड फिल्म से आपको बताना शुरू करता हूँ। हुँ, एड फिल्म जो होती है उसमें एक कैरेक्टर के लिए हुँ, 100 ऑडिशन किए जाते हैं मिनिमम। एड फिल्म्स के लिए। आते ही 100 से 150 के बीच में ऑडिशन होते ही होते हैं, है ना, अनटिल डायरेक्टर को कोई पसंद ना आ जाए वैसा। और एड आप, कैसा वाला पसंद? रोल के लिए या? नहीं रोल के लिए, लाइक जो कैरेक्टर में एक्टिंग वाइज भी, हाँ, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बताऊं तो वो भी चाह रहे हैं कि जितना रियल स्पेस हो हुँ, वैसा। ओके, तो वो जब तक पसंद ना आए तब तक तो चलता रहेगा। और एड में मैटर करता है आपका लुक, हुँ, कि आप दिख कैसे रहे हो, प्रेजेंटेबल हो कि नहीं, अगर मेरा ब्रांड आपके साथ एसोसिएट होगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं, हुँ, प्लस आपके सोशल मीडिया फॉलोअर हैं कि नहीं आज के टाइम के हिसाब से। ओके, तो आप शेयर करोगे तो लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता लगेगा। हुँ, तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं, ठीक है, हुँ, एड्स में। और टीवी में तो लाइक फिक्स है कि उनका ये रहता है कि आप हमें लुक्स दे दो, हुँ, टॉल हैंडसम, एक्टिंग हम करा लेंगे। उनका शुरू से फंडा रहा और ये फिक्स ही है टीवी का। अच्छा, उनको वो नहीं चाहिए कि हमें एवरेज, मतलब लाइक मैं जब ऑडिशन देता था टीवी के तो मुझे खुद उन्होंने बोला कास्टिंग वाले ने कि आप मत दो, आप टाइम मत वेस्ट करो टीवी में, आप फिल्म और वेब के लिए ट्राई करो, आप उसका उसमें होगा, टीवी में मत करो। क्योंकि उनका क्लियर फंड है कि हमें अच्छे सुंदर लड़के दे दो या लड़कियां दे दो, हम उनसे एक्टिंग करा लेंगे। और फिल्म में फिर अलग है, उसमें मेहनत है, फिल्म वेब शो में बहुत मेहनत है। आपको ऑडिशन देंगे, अगर पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर की मेहनत है कि हुँ, डायरेक्टर के ब्रीफ को एकदम अच्छे से समझ के फिर उसके हिसाब से लोगों को ढूंढना कि कौन फिट बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है, फिर उसमें ऑडिशन करना, ऑडिशन के बाद शॉर्ट लिस्ट करके फिर डायरेक्टर को दिखाना, फिर डायरेक्टर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो शॉर्ट लिस्ट करेगा, हुँ, फिर कहीं जाके वो फाइनल होते हैं, फिर डायरेक्टर से मीटिंग, फिर सेकेंड राउंड ऑडिशन। तो बहुत वो है उसमें।
टीवी में जैसा दिखाते हैं कि सास बहुत यंग है और रियल में देखें तो आप सास हमेशा बुढ़ी मिलती है किसी ना किसी की। तो कितना सच है जो टीवी परोस रहा है या शोज परोस रहा है? तो देखिए टीवी शोज में थोड़ी इतनी सी सच्चाई होती है और इतना सारा फिक्शन होता है। हम्म, और उसका रीजन ये है कि अगर किसी को बुढ़ा दिखा रहे हैं हम्म, तो उसमें भी ग्लैमर रहेगा। हम्म, अगर कोई सो के उठ रहा है टीवी में तो वो भी एकदम मेकअप करके ही दिखेगा, राइट। कि वो नहीं कि सो के उठे हैं ऐसा। क्योंकि जो जनता देख रही है, जो कनेक्टेड है, जो डेली देख रही है, तो वो उसी से बन जाती है कि अरे कितना सुंदर है ये, अरे कितना ये है, तो वो रिलेट करने लगते हैं, तो इसीलिए। और बाकी फिल्म और इसमें है कि वो रियल ही दिखाते हैं, उनको पता है कि भाई मैं एक बार ये चीज बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मास्टरपीस बनाऊंगा। ये मेरा जो ये है टीवी में क्या, स्क्रिप्ट तुरंत तुरंत आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि लाइक फिल्म में तो चलो 3 महीना पहले आ गई स्क्रिप्ट, आपने लिख दी, मैं कह रहा 100 चेंजेस कर दिया आपने स्क्रिप्ट में, 12th फेल कितने चेंजेस के बाद बनी है और इतनी अच्छी बनी है, तो वो आपने इतने चेंजेस कर दिए, आप सब कुछ आपका प्रिपेयर है, बस आपको जाना है शूट करना है, फिर वहां पर जो थोड़ा बहुत चेंज है वो कर लेते हैं। बट टीवी में क्या है कि आपको अभी आप बैठे हो, स्क्रिप्ट आ रही है, पता नहीं सीन आया आया पढ़ो। इतने सारे अवार्ड्स है। मैंने भी सुना ही है ऐसे कि आमिर खान को ये अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ऐसा है क्या कुछ रूमर्स हैं? ह्यूमस आई थिंक ये तो शाहरुख खान ने खुद भी बोला था एक बार कि मैं बहुत बेवकूफ था कि मैं इनिशियल करके मुझे अवार्ड दे दो, मैंने खरीदने की कोशिश की थी इनिशियल स्टेज पे, बट अभी मुझे लगता है कि यार उसमें उनमें इतनी काबिलियत है कि उन्हें जरूरत ही नहीं थी वो करने की, क्योंकि ऐसा लगता है हर अवार्ड के लिए ही वो बने। अब तो नेशनल अवार्ड भी मिल गया उनकी फिल्म को, तो चलो। ट्वेल्थ फेल की बात करिए आपने, विक्रांत मैसी ने जो करेक्टर किया उसके लिए भी उन्हें नॉमिनेशन भी किया, उन्हें अवार्ड भी मिला। कितना जस्टिफाई करता है वो करेक्टर, विक्रांत मैसी की जो लाइफ है, एक छोटे एक्टर से आकर के 12वीं में जो काम किया उन्होंने, तो एक बहुत अच्छा काम है। किस तरीके से देखते हैं, कितना सराहते हैं उनके काम? ये एक ऐसी जर्नी है काम में से जिससे मुझे लगता है कि एक मेरे जैसा जो शायद इतना जिसका बैकग्राउंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, वो रिलेट करेगा, क्योंकि मैंने उनको तब से देखा जब वो टीवी शोज करते थे, फिर धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम में आए, फिर दिल धड़कने दो में आए, वहां से उनको मिला फेम थोड़ा, फिर खुद आए एज अ मेन लीड। तो जर्नी में मेहनत तो की है उन्होंने बहुत, और फिर ट्वेल्थ फेल जैसी पिक्चर में आना, रोल के साथ इतना अच्छे से जस्टिफाई करना कि लाइक आप अगर कोई एक्टर इतनी ताकत रख रहे हैं ना कि भाई ऑडियंस को अपने साथ कनेक्टेड करके हंसा दे रहे, रुला दे रहे, तो आप सक्सेसफुल हो। फीमेल को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता बॉलीवुड में। मैं गाने देखता हूँ आजकल, तो कैमरा भी वहीं पे फिक्स होता है जो देखना चाहती है ऑडियंस। हाँ मतलब वो क्या मेल के चाहिए। साथ भी ऐसा है? इसके साथ मेल्स के साथ भी ऐसा है? मेल्स के साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट हाँ कि जैसे फीमेल्स को तो देखा जाता है कि आइटम सॉन्ग रखवा दो, हाँ, कभी कभी जरूरत भी नहीं होती है आपको, लाइक आपका जो फिल्म की स्टोरी है उसमें जरूरत भी नहीं है आइटम सॉन्ग की, बट स्टिल रखना है क्योंकि ऑडियंस आएगी, जनता को पसंद है। और फिल्म बिजनेस ऐसा है कि जो पसंद आ रहा है लोगों को, जो ट्रेंडिंग है वो तो रखना ही रखना है, हाँ, क्योंकि न्यूडिटी नहीं है थोड़ी बहुत? है, बट लेकिन वो फैशन भी अगर आप देखो तो वो मेरे ख्याल से नजरिए पे मैटर करता है। अगर मैं कोई आइटम सॉन्ग देख रहा हूँ तो मैं उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहा हूँ तो कोई बुराई नहीं है, बट अगर मैं उसको न्यूडिटी या वैसे लस्ट के पर्पज से देख रहा हूँ अलग, तो अलग बात है, फिर वो मेरा नजरिए की बात है। क्योंकि जो डायरेक्टर बना रहा है या जो आ, उसमें काम कर रहा है, वो इस चीज के लिए नहीं कर रहा है कि मैं न्यूडिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से कर रहे हैं कि यार ये फिल्मी बिजनेस है, और मैं अगर एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूँ। अगर डांस परफॉर्मेंस है, मेरा कॉस्ट्यूम ऐसा है, बट मुझे पता है कि मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, मेरी बॉडी अच्छी है, नौरा फतेही कितना अच्छा डांस करती है, तो वो अच्छी तो वो करेंगी वैसा। बट आप उसको उस नज़र से क्यों देखते हैं, लोगों के सामने नहीं आता कि न्यूडिटी कर रहे हैं या ये दिखा रहे हैं, क्योंकि वो प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो जस्ट की आइटम नंबर है, सॉन्ग है। अभी आप उसको न्यूडिटी बोल रहे हो, कल को डीजे पे बज रहा होगा, आप खुद डांस करोगे तो लोग तो वैसा करते हैं। भोजपुरी सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जिसमें जो गाने बजते आए हैं, देवरा डोरी कटना बा, फीमेल को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश भी करते हैं और न्यूडिटी भी फैलाते हैं, और जो गाने हैं उनके वर्ड्स भी जो है काफी जो है हाँ, पटांग वो तो होते हैं, है ना? तो कैसे देखते हैं, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को काम करना चाहिए इस तरीके से? और क्या आपको अगर मौका मिला किसी सॉन्ग में या फिर किसी फिल्म में काम करने का मनोज तिवारी के साथ, क्या काम करेंगे? ये सारी हाँ, बातें अगर वो मनोज हिंदी तिवारी। में करेंगे तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा साथ में, है
ना, बट भोजपुरी में ये है कि लाइक ऐसे सॉन्ग तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली। ढोल चटवा ये नहीं करूंगा। एंड दूसरी चीज कि अगर वो हिंदी फिल्म जैसे रवि किशन जी कितना अच्छा काम करते हैं, वो भोजपुरी से आके है ना, फिर अभी लापता लेडीज में किया, सन ऑफ सरदार 2 में किया, वो तो काफी टाइम से खैर अच्छा काम करते आ रहे हैं। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी में जो किया था कितना सही काम। तो वैसे काम अगर आप करें तो अच्छा है कि वो लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे थे। बट जो ये चीजें हैं कि लाइक ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं सॉन्ग्स के थ्रू, है ना, या इसके थ्रू, तो वो नहीं समझ आता मुझे। भोजपुरी के एक फेमस एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो हर पिक्चर में, हर अपने गाने में भाभी की डोरी दिखाते हैं। आप अगर हाँ, study उनको करेंगे उनको। इस पे मैं शायद ये कहूंगा, उनको पता है कि क्या कहते हैं कि मेरी जो ऑडियंस है वो कैसी है। नहीं नहीं, उनको पता है कि मेरी ऑडियंस है, उनको ये पसंद है देखना, तो वो दिखाते हैं। वो नहीं दिखाएंगे तो उनकी ऑडियंस सवाल करेगी, अरे सर कमेंट में आपने वो नहीं दिखाया। तो ये भी एक है, एक ये कह सकते हैं मानसिकता है कि भाई कि जो बॉलीवुड में जो दिखता है वो दिखता है। तो अभी उनको पता है कि मेरा कंटेंट अगर मैं जो बना रहा हूँ मैं दिखाऊंगा तभी दिखेगा, तो लोग देखेंगे और कि और क्या है और क्या है। बॉलीवुड में कभी पार्टीज होती है, पार्टीज हो गए हैं, कभी नशे होते हैं बड़े लेवल पे उससे। मैंने कोई एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, काफी एक्ट्रेस थे, एक्टर थे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पूरा लग रहा था कि बहुत भंड नशा किया होता है ना, यूपी की एक लैंग्वेज है भंड नशे में, उस तरीके से। क्या है, ऐसा सच है? तो हो सकता है, मैंने भी आई थिंक जिस आप वीडियो की बात कर रहे हैं मैं समझ गया, और मैंने भी वीडियो ही देखा है। ऐसा, और उसमें कह रहे हैं कि लोग नशा किए, वो नशा किया, और मुझे पता नहीं, वो भी सकता है किया, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा कुछ छुपा नहीं है। ठीक है, वो इंडस्ट्री ऐसी है जो पब्लिक से एकदम ओपन है, हर किसी की रीच है बॉलीवुड तक। ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे और जनता तक पहुंचा तो आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणी आएगी ही आएगी। तो मैं ऐसा उसको छुपाऊंगा वो नहीं करूँ, मैं कहूंगा हाँ वो लग रहे थे नशे में सारे किए हुए नशे में। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं उनको मैं एक एक्टर का नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, मैं बस कुछ बताऊंगा और आज आपको उसको गेस करना है, ठीक है? जीरो फैन फॉलोइंग है, एक बड़ी महिला के साथ रिलेशन में है, और खान से बहुत एंटी है उनका मामला आजकल। फेसबुक पे, रील्स पे काफी वायरल हो रहे हैं। कभी चश्मा उतार के मीडिया को देख लेते हैं ऐसे घूर करके, और कभी जो है मीडिया के उस पठान बयान में रहते हैं। कौन है, मैं नहीं समझ पाया। खान खान से थोड़ा एंटी है मामला। ए से नाम है। हाँ हाँ। सिंगल एक्सप्रेशन का है। हाँ समझ गया। नाम नहीं लेंगे पर मुझसे बुलाना चाह रहे हैं हम। कभी हीरो का चांस मिलेगा तो हमेशा हीरो ही बनना है, अमित भैया जैसा पॉजिटिव कैरेक्टर, या कभी बनना है कि भारत में भी हमले होंगे, ऐसा कोई विलन कैरेक्टर? नहीं, मैं तो दोनों करना चाहूंगा, हीरो भी विलेन भी। और नहीं, और ग्रे शेड तो और अच्छा कि लाइक कि एक पार्ट पे आप हीरो हो, एक पार्ट पे विलेन हो, ऐसा। तो वो इंटरेस्टिंग, उसमें आपको खेलने को मिलता है। सी हीरो में क्या जनरली आप गुड गाय प्ले करते हो, विलेन में आपको थोड़ा और लेयर्स मिल जाती अभी तक का कौन सा सबसे अच्छे एक्टर है जिन्होंने विलन का रोल आपके नजर में प्ले किया, जिसको आप सराहना करते हैं? है। हाँ, मैंने अभी recently कोई film देखी थी। मुझे जो अच्छे लगते हैं वो एक तो परेश रावल है, कैमेलियन। जैसे वो फनी भी हैं लाइक विलन में, और डेंजर भी हैं वैसे, तो वो मुझे समहाउ अच्छे लगते हैं बहुत। और बाकी आप मेन स्ट्रीम में पूछे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने रिसेंटली कोई फिल्म देखी थी तो उसमें बहुत अच्छा काम करी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया विलन का रोल इतना अच्छा है। रितेश देशमुख ने किया था एक विलन में, दैट इज फिल्म। अभी रितेश देशमुख ने एक फिल्म और गई थी वो, रेड टू, बट वो एक मेरे लिए होता है कि रितेश जो ऐसा क्यूट से दिख रहे हैं, कर उन्होंने एक विलन में इतना सही किया, तो एक अलग लीग पकड़ ली, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बात करें अगर, अगर आप बॉलीवुड में नहीं होते, सीरीज नहीं कर रहे, क्या कर रहे होते? इंजीनियरिंग करी आपने, सिविल इंजीनियरिंग, क्या कर रहे होते? किसी कंपनी में काम कर रहे होते? हाँ, या मीडिया मतलब में काम कर मैंने रहे होते? सोचा था कि मैं क्या करता अगर मैं इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा होता, तो मुझे लिटरली कुछ नहीं दिखता, मतलब लगता कि शायद क्या ही करता, मैं नहीं कर पाता कुछ। या तो मैं बार बार घुसने की कोशिश करता कि फिर से जाऊं इस इंडस्ट्री में, घुसूं थिएटर में घुस जाऊं, है ना, या वर्कशॉप ले लूं, सिखा दूं लोगों को, क्योंकि जुड़ाव मेरा ऐसा नहीं कि मैं
बड़ा हुआ तो मेरे मन में है, कहीं ना कहीं बचपन से ही था मैं कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो इसलिए मुझे नहीं दिखता कुछ इसके अलावा कि हाँ। वैसे इंजीनियर सब जगह हैं, इंजीनियर्स एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने जो है वो टॉप मोस्ट लिस्ट में थे टैलेंट्स की, तो इंजीनियर सब जगह पाए जाते हैं। तो आप एज अ इंजीनियर में किसी एक्टर से बात कर रहा हूँ जो एक इंजीनियर भी था, तो मैं बहुत अमेज नहीं हूँ। आपने भी बहुत कम देखे होंगे जो इंजीनियर है फिर भी वेरियस फील्ड्स में काम करते हम्म, हैं। और बात करूंगा कास्टिंग प्रोसेस में, कैसे कास्ट करते हैं जो नए लड़के जाना चाहते हैं, लड़के जाना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें, कैसे कास्टिंग आप तक कैसे पहुंचे वो, अगर आप ही तक पहुंचना हो जो देख रहा है तो आप तक कैसे पहुंचे? कि देखिए मुझ तक पहुंचने के लिए अगर आपको कास्टिंग के थ्रू आपको चाहिए कि भाई आप तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, आप मुझसे मतलब इंट्रोड्यूस कर दो, हम्म, तो सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं ना, मैं हम्म। आपको वहां पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ मेजरली सबको, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं किस करता। नाम से हैंडल आपने Instagram? मेरा सुपर चार्ज नवनीत नाम से हैंडल, हम्म, और क्या कहते हैं मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबको, क्योंकि मुझे पता है अगर इवन मुझे फैंस के ही मैसेज आ रहे हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो अपना टाइम दे के उन्होंने देखा मेरी सीरीज, और प्लस कोई ऐसा करता नहीं है मतलब जनरली कि मैं किसी का काम देख के मैं उसको अप्रिशिएट करूँ कि यार आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर कोई इतना समय निकाल के कर रहा है तो आप एटलीस्ट एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। हम्म, तो ऐसा है, तो आप मुझे उस पे इंस्टाग्राम पे रीच करो, मैं आपको वहाँ पे आपका प्रोफाइल भेज दो, है ना, कि आपने कुछ काम किया हो पहले वो बता दो मुझे, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि हाँ ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे भेजो आप, या टीम से कनेक्ट करा दूंगा कि ये टीम है हमारी जो देखती है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होगा करंटली तो आपको ऑडिशन भी कर लूंगा, तो ऐसा भी है। और बाकी जो नए लोग जो आना चाहते हैं डायरेक्टली बॉम्बे आके कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा सीख कर ही आए, थोड़ा पढ़ाई करें क्राफ्ट के बारे में समझें, है ना, तब भी बॉम्बे आए, क्योंकि अगर आप ऐसे आते हो तो वो क्या होता है 2-4 महीने का फितूर होता है। मैं जब ऑडिशन तो मेरे साथ भी थे लोग जो आए थे, है ना, कि यार मुझे हीरो बनना है, एक्टिंग करना है, वो 4 ऑडिशन दिन में देते थे, एंड लाइक यार बहुत हो गया अभी, चलो कुछ नहीं होना, हमारा इसमें कुछ नहीं होना, लिखा नहीं, फिर घर पे ही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको डेली निकलना पड़ेगा काम के लिए, ढूंढना पड़ेगा, चाहे फोन पे हसल रखो, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर रिवर्ट नहीं करते, कि लाइक आप अप्रोच कर रहे हो, कास्टिंग डायरेक्टर शायद फिर भी करते हैं कि असिस्टेंट जो होते हैं कुछ कुछ वो रिवर्ट ही नहीं करते, आप अप्रोच करते रहो, है ना, मैसेज देखेंगे रिप्लाई नहीं करेंगे तो लोग क्या इरिटेट हो जाते हैं, कहते हैं, छोड़ो यार ये मतलब नहीं करेंगे रिप्लाई, हम फालतू ही समझ रहे हैं, तो आप क्राफ्ट अपना मजबूत करके आओ, एक बार अगर कास्टिंग डायरेक्टर की नजर आप पे पड़ गई तो वो खुद आपके पीछे भागेगा, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं तो वैसे भी एक कहावत है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एग्जैक्टली ये तो सच बात है। है। बिग स्क्रीन और ओटीटी, आपने ओटीटी पे करी, एमएक्स पे करी, सिनेमा ज्यादा अच्छा है या ओटीटी ज्यादा अच्छा है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है आपकी नजर से? कि मैं तो दोनों में काम करना चाहूंगा, बट सबसे एक वो मुझे भी चाहिए कि मैं एक मेन स्ट्रीम फिल्म फिल्म करूँ ऐसा, जो शायद मैं भी पोस्टर पे हूँ, है ना, एज अ मेन हीरो, ऐसा तो मैं दिखूं वहां पे, लोग भी अप्रिशिएट करें मेरे काम को, एक होता है ना खुद की फिल्म, अभी तो मैंने फिल्म की हैं, एक होता है जहाँ पे मैं हीरो हूँ फिल्म पे, विलन हूँ, जहाँ पे मेरा काम थ्रू आउट द फिल्म हो, स्टार्ट टू एंड तक पूरा, तो वो एक है मेरी इच्छा। बाकी ओटीटी एक ऐसा प्रोसेस है कि वो बेस्ट इसलिए कि उसमें सीजन पे सीजन आते हैं, है ना, लोग जुड़ते जाते हैं आपसे, कहीं ना कहीं कनेक्शन वो घर वाला बन जाता है जो टीवी शो से बना हुआ है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है ओटीटी का। पंचायत में किसी का रोल मिलेगा तो किसको रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस जीतू भैया को कर दूं। नया सचिव पंचायत के नए सचिव जी आ गए। रिंकी के लिए कोई कह रहा है? ये रिंकी के लिए दोनों दोनों में मुझे लगता है कि दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके साथ रिंकी कौन? मेरे साथ रिंकी कौन? कटरीना मत कहिए। नहीं नहीं तो गाँव वाली थी ना, कुछ बोला नहीं, रिंकी से रिंकी का भी काम छीन लेंगे आप क्या। साथ साथ रिंकी को भी रिप्लेस कर दिया। आपकी जो लव लाइफ है उसमें कितने उतार चढ़ाव आए बॉलीवुड में आने के बाद, है ना? कुछ उतार चढ़ाव आए और उससे पहले काफी है, मतलब जाने से पहले, जबकि मुझे इनिशिएट उसी ने किया था, मुझे मिलवाया था मेरे थिएटर के टीचर से, उन्होंने, बट फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ इस वजह से आते थे डिफरेंसेस की, लगता था कि हम टाइम वेस्ट तो नहीं करना है, मतलब कि सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बस एक शौक था कि जाना है ना, उसको लगता था कि सिर्फ शौक किया है, नहीं हो रहा है फिर भी लगा है आ जाए, तो इस चीज को लेकर कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बट जब वो खुद आई उसने चीजें समझी, देखी इंडस्ट्री में कि कैसे होती है चीजें, लाइक इट्स नॉट इजी टास्क कि आप आओ और एकदम
है ना, आपकी चीजें वर्क कर जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब उसको समझ आई, फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आया, बट हाँ एक वो रहता है कि थोड़ा देखो और क्या कर सकते हैं, है ना, और काम के लिए और थोड़ा और मेहनत करो, है ना। उसको पता है कि काम मिला तो मेहनत तो चल रही है, बट हाँ कि कहीं एक रेगुलर वो होता है ना कि एक प्रोजेक्ट खत्म दूसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू, तो वो जिस दिन रेगुलरिटी थी उस दिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब सॉर्ट। कभी ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आया कि मतलब अमित भैया आई लव यू और समथिंग एल्स? हाँ आजकल आ रहे हैं लोग कि भाई आपका काम बहुत अच्छा लगा है। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अरे लड़के टिप्स मांग रहे हैं, लड़कियां तो छोड़िए लड़के टिप्स मांगे, भैया हमें टिप दे दो कुछ कि बता दो मुझे किसी को पटाना है तो आप मुझे टिप्स दे दो। मैंने कहा भाई मेरी टिप्स लेगा, तू देख रहा है अनुज के साथ क्या हो रहा है। टैलेंट और नेपोटिज्म में कौन हावी है? आई थिंक टैलेंट, टैलेंट हावी। क्योंकि नेपोटिज्म में भी लोग आए हैं और चले गए हैं, नहीं चलिए पिक्चर। अभी बट मैंने जो कुछ हाल में एक वीडियो देखा, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनकी माँ भी एक्ट्रेस, एक्सीडेंटल डेथ थी उनकी माँ की, और उसके बाद अभी वो किसी फेमस डिजाइनर जो था वो उनके पीछे चल रहा था और वो आगे आगे चल रही थी। क्या है नेपोटिज्म? है, उसका रीजन भी ये है कि जनता देखना चाहती है उनको, क्योंकि जनता उनका चेहरा जानती है। ठीक है, अभी लोग डिजाइनर को नहीं जानते उतना, बट वो जो फिल्मी पर्दे पे आ गया है, जो कैमरा के आगे रहा है, तो लोग उसको जानते हैं, तो इसलिए उसको आगे फॉरवर्ड फ्रंट पे रखा जा रहा है कि आप जाओ फिर आप ऐसा। कभी नेपोटिज्म फेस हुआ? हम्म, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ जिस दिन हो सकता है मेन उसमें आओ तो हो जाए, अभी तक तो नहीं। बट नेपोटिज्म में भी अच्छे लोग भी हैं, लाइक जो अच्छे एक्टर्स हैं, विकी कौशल हो गए, नेपोटिज्म तो नहीं है बट हाँ, बट विकी कौशल, ऋतिक रोशन है ना, और इवन अनन्या पांडे इनिशियली लगी थी, बट अभी उनका काम बहुत अच्छा हो गया, उनके जो काम देखोगे बहुत अच्छा कर रही हैं। तो लाइक ऐसा नेपोटिज्म है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, अभी क्या मेरे कर पास सकते भी एक टैलेंट है, हैं। वही वाला है ना कि अपनी अब जबान से। हाँ जबान, और प्लस की अब मेरे फादर अगर इंजीनियर हो, चाहेंगे ना मेरा बच्चा भी इंजीनियर ही बने, तो वही वाला हिसाब किताब है। वो नहीं रहेगा ना कि अब तुम इंडस्ट्री से जुड़े हो तो फेवरेट को स्टार मेल एंड फीमेल बोथ? अभी कभी करंट, करंट या एवर, एवरग्रीन कौन कौन है जिसको मानते हैं? फेवरेट पोस्ट है मेल फीमेल, आई थिंक ये मैंने एक शो किया था, टीवी शो था वो, तो उसमें जितने भी मेरे पोस्ट आते हैं मेल फीमेल दोनों, वो सारे मेरे फेवरेट, क्योंकि हम क्या एक फैमिली की तरह रहते थे वहाँ पे शूट पे। वो मस्त मौली शो था। हाँ, तो उसमें पूरा क्रू जो हमारा था एक्टर का, वो हम आज भी कनेक्टेड है, शो बंद हो गया बट हम सब कनेक्टेड हैं आज भी। फेवरेट एक्टर मेल? मेल शाहरुख खान। शाहरुख खान। मुलाकात हो गई है? मुलाकात नहीं, पर देख लिया शाहरुख खान को, वन टू वन फेस टू फेस तो नहीं, पर एक बार रईस के शूट के टाइम पे देखा था, और फिर उनके घर के बाहर जाके जब वो बर्थडे पे आते हैं पे आते हैं तब। और कटरीना से मुलाकात हुई है? मैंने नाम डायरेक्टली पूछा, खुद ही बता दिया। नहीं नहीं उनसे नहीं। कटरीना को देख के कभी ऐसा लगा हो कि हाँ हाँ यही स्कूल चाहिए? टाइम में तो बहुत। स्कूल टाइम में हाँ मतलब विक्की 11। कौशल से शादी हुई, उसके बाद क्या रिएक्शन था? अच्छा था, मतलब खुश हूँ मैं, का सही है कि दोनों की जोड़ी मुझे तो सही लगती है, ऐसा कोई वो नहीं कि और कपल हो या ऐसा, अच्छे लगते हैं मुझे साथ में। एक विवादित बयान है। हाँ हाँ मुझे अच्छे लगते हैं साथ में अब मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगा, मैं देखता हूँ कि आपकी 2000 एरा की सारी फिल्म है और उसको आपको गैस करना है। कोशिश करता हूँ। तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो जहां मैं हूं ही नहीं, मैं वहां हूँ जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मिस्टर इंडिया। नहीं, कौन बुखार लेता है इस मूवी में? हाँ गदर। हाँ, मैं थोड़ा हिंट दे दिया। अब प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। बहुत फेमस मूवी। हाँ, उसके दोस्त ये तो मैंने गुजरात टू में उसको ज्ञान दिया था ना टू में, कि प्यार दोस्ती अगर सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो उससे कभी प्यार नहीं। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं पे शुरू होती अमिताभ बच्चन के हैं ना, है। पर कौन सी मूवी मुझे वो नहीं। हाँ शहनशाह, लाल बादशाह, कांटे। कांटे का है, ये कांटे का डायलॉग है। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ खाना पड़ता है। फांसी।
तो शाहरुख के जबरा फैन है आप। हाँ शाहरुख खान उनकी कौन सी मूवी है जिसमें आपको कुछ रोल मिले, सपोर्टिंग रोल तो कर लेंगे? अ, आ चुकी है, आने वाली कोई नहीं, आ चुकी है। आ चुकी है, बहुत फिल्म है, मतलब आपकी सबसे फेवरेट कौन है शाहरुख मेरी अभी रिसेंट टाइम में देखा, मुझे जवान बहुत अच्छी लगी फिल्म। खान? शाहरुख मतलब वो प्रॉपर शाहरुख वाली फिल्म थी ये सर, कि इवन पठान और ये सब नहीं थी, थी जवान अच्छी लगी। और पहले की तो फिर आप कोई भी स्वदेश हो, चक दे इंडिया हो, हाँ, और बाजीगर हो, पुरानी फिल्म हो, तो वो तो और ही जो एरा सॉरी जो था शाहरुख खान, तो उसमें से कोई भी फिल्म आती है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सारी फिल्म 1 2 का 4। अब हमारे चैनल की तरफ से आखिरी गुजारिश, हमारे टीएस पॉडकास्ट को किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट के में बताना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टीएस पॉडकास्ट देखिए, कोई भी आर्टिस्ट। Okay, so hi guys, this is Ritik Roshan here, and I just want you to subscribe to TS channel and Abhishek, अंकित श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव जी को आप मिलिए, जिनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए। लव यू। तो ये हमारे साथ थे नवनीत श्रीवास्तव, बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया, सीरीज में काम किया, और अभी भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। एक शानदार पर्सनैलिटी, और जिस तरीके से इन्होंने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ, वो आपको जरूर देखना चाहिए और इन तक रीच आउट करें अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। एक सर्किट अपने को भी एक जादू की झप्पी देना है। अरे आना। तो ऐसा ट्राई करते हैं कुछ कुछ और एक्टर को देख के, हाँ, सीखने का ट्राई करते हैं, कैसे इसने कैसे बोला। जैसे आमिर खान की तो उतनी, अरे क्या बोल रहा है यार, तूने यहाँ पे बोला क्या? हाँ वो सही यार। आजकल तो हर शो पे मुझे बुलाते हैं और आई डोंट नो व्हाई थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार। तो सर मैं अक्षय कुमार की भी मिमिक्री कर लेता हूँ। और अरे क्या देख रहे हो यार तुम लोग, यार पीछे ही पड़ जाते हैं एकदम। मिमिक्री मिमिक्री क्या तुम